नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी शिक्षण विधि का भाग 8 लेकर आई हूँ। इससे पहले भाग 7 आ चुके हैं और साथ ही एसएसटी के सिलेबस की वीडियो भी आ रही है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन अपलोड किए हैं। उन्हें देखिए और हिंदी शिक्षण विधियों को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कक्षा में समयानुवर्ती होना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या फिर एक सुवक्ता होना। यानी कि ये सभी महत्वपूर्ण हैं। कह सकते हैं ये सभी शिक्षक के लिए होना चाहिए। वो समय पे आना चाहिए, अनुशासन बनाना चाहिए और एक सुवक्ता भी होना चाहिए। लेकिन इसने पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। एक शिक्षक का मेन उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करते हुए, उसकी समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें ज्ञान प्रदान करना। इसलिए आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नत करना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंध कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना या फिर बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। आंसर होगा भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण। इसका आंसर है सी, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंध कठिनाइयों की संभावित कारणों की पहचान करना। आंसर है सी, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण कब होता है? उपचारात्मक परीक्षण से पहले निदानात्मक परीक्षण होता है, उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण होता है। जैसे कि बच्चों की भाषा प्रयोग संबंध कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, यानी आंसर सी है, पहले पहचान करेंगे और फिर उपचारात्मक परीक्षण के माध्यम से उसका उपचार करेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है, बच्ची शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक है, भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ावे सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। तो आंसर इसका भी सी हो जाएगा कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां भाषा सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक पड़ाव है। यानी भाषा सीखने में अगर कोई त्रुटियां होती है तो वो स्वाभाविक पड़ाव है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कुछ काम करने वाले हैं तो नॉर्मल है कि उसमें कुछ ना कुछ गलती होगी। इसी तरीके से भाषा सीखने में अगर कोई त्रुटियां होती है, कोई गलतियां होती है, कोई अशुद्धि होती है तो वो स्वाभाविक है, होना स्वाभाविक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्ति किया जा सकता है? श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्ति किया जा सकता है? दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य साधन या फिर कोई नहीं। यानी पूछना ये चाहता है कि जो श्यामपट्ट है उसे किस शिक्षण साधन सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा दृश्य साधन, यानी कि बी। यानी जो ब्लैक बोर्ड होता है वो क्या होता है? एक दृश्य साधन होता है, उससे हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी, दृश्य साधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण कौशल से संबंधित प्रश्न नहीं है। शिक्षण कौशल से संबंधित प्रश्न नहीं है। प्रश्न पूछना, प्रश्नों को हल करना, श्यामपट्ट पर लिखना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जो है, प्रश्नों को हल करना, वो शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है। बाकी प्रश्न पूछना, श्यामपट्ट पर लिखना, सूक्ष्म शिक्षण, ये सभी शिक्षण कौशल से संबंधित होते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रश्नों को हल करना। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक का उचित है। यानी अगर कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाई रखनी है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उपयोगी है या फिर क्या उचित होगा? कहानी कहना, चर्चा करना, श्यामपट्ट का प्रयोग करना या फिर प्रश्न पूछना। तो उसके लिए उचित होगा चर्चा करना। बच्चों से चर्चा करना, वो इंटरेस्टिंग नहीं होंगे। कहानी कहना भी एक रुचि उत्पन्न करता है लेकिन इतना नहीं करता जितना प्रश्न पूछना करता है। इसलिए आंसर होगा डी। अगर आप विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो उत्साहित होकर उनके जवाब देने की कोशिश करेगा, इसलिए वो उसमें रुचि उत्पन्न होती है। इसलिए विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को प्रश्न पूछते रहने चाहिए। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है।
ऑप्शन देखिए, भाषा शिक्षण का कार्य घर पर नहीं किया जाना चाहिए, भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उनकी इस क्षमता उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम बनाए जाने चाहिए। तो आंसर हो जाएगा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अगर जन्मजात होती है तो बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न है, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, उस समय सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाएगी जब भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाएगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश होगा, भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं, या फिर भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। तो उस समय ज़्यादा प्रभावी या सहज होगी जब भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। अगर शिक्षक का उद्देश्य है कि भाषा प्रयोग की दक्षता बच्चों में प्रदान करना, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। कठोर रवैया अपनाना, अगर पाठों को ज़्यादा समावेश कर देंगे तो सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और नियम कंठस्थ करवाना, रटवाना, ये भी गलत है। इसलिए आंसर हो जाएगा डी कि भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। अगला प्रश्न है, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से, एक अंश दिया गया है या कह सकते गद्यांश या पद्यांश दिया गया है, उनमें प्रश्नों का निर्माण करवाने से क्या होता है, प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है, बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है, प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से बच्चों की पढ़कर समझकर योग्यता का आकलन होता है। यानी इससे क्या होगा, बच्चों की पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी और वह समझने की योग्यता का उनमें आकलन होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। यानी इसने क्या पूछा है, सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। आंसर हो जाएगा डी। जबकि भाषागत अगर शुद्धता या कह सकते अशुद्धि हो रही है तो उसको सही करने के लिए कठोर रवैया अपनाया जा सकता है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है, व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, या फिर भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। अगर मुहावरे और लोकोक्ति का हम प्रयोग करते हैं, शिक्षक प्रयोग करता है, तो उससे भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। यानी कि मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग करना भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना। भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना परंपरा का निर्वाह करना है, बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा है, गायन को महत्व देना है, या फिर भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में अगर लोकगीतों को स्थान दिया जाता है तो उससे भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद मिलती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः स्वस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है। कंपलसरी अगर स्वस्वर पठन वाचन होता है अपेक्षित है किसके लिए, एकांकी के लिए, आत्मकथा, जीवनी और निबंध। इसका आंसर हो जाएगा ए, एकांकी के लिए अगर स्वस्वर पाठन किया जाता है अनिवार्यतः कंपलसरी तो अपेक्षित माना जाता है। आंसर हो जाएगा ए, एकांकी। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से, मौखिक अभिव्यक्ति यानी अगर बच्चा कोई मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा है, ओरल टेस्ट दे रहा है या ओरल कुछ बोल रहा है, तो उससे होने वाली त्रुटियां बार बार टोकने से क्या होगा, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं, या फिर बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती है।
तो बार बार टोकने से क्या होता है, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर मौखिक अभिव्यक्ति में बच्चा अगर त्रुटि करता है, उसे टोका जाता है, तो बच्चा अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाता है कि मैं कहाँ त्रुटि कर रहा हूँ, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है। भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन में केवल 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 दे रखा है, तो केवल वाले ऑप्शन गलत है, क्योंकि भाषा के कौशलों में पढ़ना और लिखना महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो चारों ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं, ऐसा नहीं है। कोई बच्चा पहले बोलना सीख जाता है, कोई बच्चा पहले लिखना सीख जाता है, इसलिए इसका आंसर भी सही नहीं होगा। और अगला प्रश्न है, अगला जो ऑप्शन है कि केवल सुनना बोलना, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि भाषा कौशल 4 होते हैं, 4 ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन है कि भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाषा के 4 कौशल है, सुनना बोलना लिखना और पढ़ना। लिखना और पढ़ना ये आपस में अंतर संबंधित है, आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो ये टोटल 15 प्रश्न थे, इन्हें करिए और बताइए आपके कितने सही होते हैं। वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।